ड्रामा की स्टार्टिंग में सभी देखते हैं हमारे मेन लीड को, जिसका नाम होता है फू, जो कि फू ग्रुप का इकलौता वायरस होता है और वो यहाँ पर एक डॉक्टर को पिकअप करने आया होता है। इसके हम सभी देखते हैं दूसरी गाड़ी को, जो कि एक बच्चे की होती है। वो बच्चा बाहर निकलता है और वैसे ही खड़ा होता है जैसे फू खड़ा होता है। फू उस बच्चे को देखकर काफी शॉक्ड होता है। वो बच्चा कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने पहली बार किसी हैंडसम बच्चे को देखा है क्या? उस बच्चे की ये बात सुनकर फू कुछ नहीं कर पाता, बेचारा करे भी तो क्या करे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं, जिसे देखकर ये दोनों सोचते हैं कि ये मेरी कॉपी क्यों कर रहा है। दूसरी और मैनेजर ये सब देखकर काफी हंसता है, क्योंकि वो दोनों काफी फनी एक्टिंग कर रहे होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसको फू यहाँ पे पिकअप करने आया होता है। फू चियांग को कॉल करता है, कहता है कि मैंने सुना है कि आप 5 साल बाद फिर से यहाँ पर आई हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पिकअप करने आया हूँ। चियांग बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऑलरेडी कोई पिकअप करने आ चुका है। ये बात सुनकर फू बोलता है कि ठीक है, हम दोनों फिर कहीं मिलेंगे। इसके हम सभी देखते हैं कि चियांग जैसी एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो वाओ से कहता है कि ए प्रीटी लेडी, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगी? जिस पर चियांग हाँ बोलती है और तब पता चलता है कि वाह चियांग का ही बेटा होता है, जो कि उसे यहाँ पिकअप करने आया होता है। इसके बाद चियांग कार का डोर ओपन करती है, जहाँ पर 4 बेबीज और होते हैं, जो कि चियांग को मॉम बुलाते हुए कहते हैं कि वेलकम बैक मॉम। उन बच्चों को देखकर चियांग काफी खुश होती है और उनमें से एक बच्चे किस करती है। इसके बाद ये बच्चे अपने मॉम के दिए किस को शेयर कर लेते हैं आपस में। वैसे एक बात काफी यूनिक है यार, इतनी ब्यूटीफुल लड़की के इतने सारे बच्चे हो ही नहीं सकता। खैर एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर ये सभी एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम को खाते हुए। लेकिन तभी डोर बजती है, जिसकी वजह से चियांग को उठकर जाना पड़ता है। और दोस्तों, डोर पे कोई और नहीं बल्कि फू का मैनेजर होता है, जो कि यहाँ पर फू की इंग्लैंड का कार्ड देने आया होता है चैंग को। इसके बाद जैसे ही चैंग उस कार्ड को ओपन करती है तो वो देखती है कि वो सादे कार्ड किसी और का नहीं बल्कि उसके स्टेप सिस्टर का होता है, और याद करती है कि उसके स्टेप सिस्टर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा दिया था, और इसी वजह से वो फिर से चाइना वापस आई है, बस अपने स्टेप सिस्टर बदला लेने के लिए, ताकि वो सब कुछ पा सके जो उसने पास्ट में अपने स्टेप सिस्टर वजह से खोया था। खैर इसके बाद चियांग बोलती है कि ठीक है, मिस्टर फू से बोल देना, मैं जरूर आऊंगी उनकी शादी में। चैंग की ये बात सुनकर मैनेजर काफी खुश होता है। इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि चैंग तैयार होके आती है, अपने बच्चों से कहती है कि देखो, मैं अपनी बॉस की एंगेजमेंट में जा रही हूँ, लेकिन तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा और ना ही कोई शरारत करेगा। अपनी मॉम की ये बात सुनकर सही बच्चे एग्री करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो अपना लैपटॉप निकालता है और वो फिर से अपने डैड को फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें से बेबी गर्ल कहती है कि मॉम ने मना किया था कि हम कभी भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा डैड कौन था। लेकिन उनमें से कोई भी बेबी गर्ल की बात नहीं मानते। इसके हम सभी देखते हैं कि फाइनली ये लोग पता लगाते हैं कि इनका डैड कौन है, लेकिन वो देखता है कि ये लड़का वही है जिसे आज वो एयरपोर्ट मिला था, जिसका मतलब ये है कि यही उसका डैड है। बेबी गर्ल कहती है कि हमारा डैड तो काफी ब्यूटीफुल है, क्या हम इसे आज ढूंढने चले? बेबी गर्ल की बात सुनकर सही बॉयज एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम उन्हें आज ढूंढने चलेंगे, लेकिन हम में से कोई मिस्टर फू को ये नहीं बताएगा कि हम उनके बच्चे हैं। पहले हम टेस्ट करेंगे कि वो इंसान अच्छा है या नहीं, उसके बाद हम रिवील करेंगे कि हम उनके बच्चे हैं, जिसपे ये सही बच्चे एग्री करते हैं। इसके हम सभी देख पाते हैं कि वाह मिस्टर फू के पास जाकर कहता है कि डैड आप कहाँ चले गए थे? लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हो सकता। वाह बोलता है कि मेरा एआई सिस्टम कभी भी गलत फाइंड नहीं कर सकता, उसने दिखाया है कि आप मेरे डैड हो। वाहो की बात सुनकर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी फू के पास उसी ग्रैम एक कॉल आती है। ग्रैम बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम सुसन से शादी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उस बेहात लड़की से शादी करने की, और वैसे भी तुम तो उसे लाइक भी नहीं करते, तो तुम शादी कर क्यों रहे हो? फू बोलता है कि मेरी मजबूरी है शादी करना, लेकिन मुझे शादी करनी होगी। ग्रैम बोलती है कि ठीक है, तुम मुझसे आई मिलने आओ, वरना मैं खुद वहां पर आ जाऊंगी। ये बात बोलकर ग्रैम फोन काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फू अंदर जाने लगता है और दूसरी ओर वावा इसको पीछे करने लगता है, लेकिन अंदर जाते समय वावा का लॉकेट नीचे गिर जाता है, जो कि मैनेजर उठा लेता है और वो देखता है कि शायद से ये तो फू फैमिली का लॉकेट है। इसके बाद मैनेजर उस लॉकेट को लेकर फू के पास जाता है और कहता है कि ये लॉकेट अभी उस बच्चे ने गिराया था, क्या ये आपका है? लॉकेट को देखकर फू सोचता है कि ये तो वही लॉकेट है जिसे मैंने 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की को दिया था। इसका मतलब वो बच्चा सही बोल रहा था, मैं उसका डैड हूँ। ये बात बोलकर वो अपने मैनेजर से बोलता है कि जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं सू को, जो कि एंगेजमेंट के लिए
तैयार होके आ चुकी होती है और बाकी सभी लोग उसे कांग्रेस भी करते हैं और कहते हैं कि शादी करने के बाद हमें भूल मत जाना। इसके बाद स्माइल करते हुए सू सोचती है कि इस दिन का मैंने 5 साल से वेट किया था, आज कुछ भी हो जाए लेकिन कोई मेरी शादी को स्पॉइल नहीं कर सकता। लेकिन गाइस तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर चैंग आती है, जिसे देखकर सू काफी शॉक्ड होती है और सोचती है कि 5 साल के बाद चैंग यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं इसको सब कुछ पता चल गया और कहीं ये लड़की मुझसे फू को छीनने तो नहीं आई है। ये बात सोचते हुए सू चैंग के पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चैंग बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पर आ नहीं सकती। सू बोलती है कि तुम इतनी लायक नहीं हो कि यहाँ पर आ सको। सू की बात सुनकर चैंग को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये डम होने का नाटक तुम किसी और के सामने करना, मैं तुम्हारी रियलिटी जानती हूँ। ये बोलते हुए चैंग सभी के सामने एविडेंस को फेंकते हुए कहती है कि इन लोग के पीछे लॉन्ग साग वाले पड़े थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टीज को अपने नाम करा लिया, मुझे फेम करके घर से बाहर निकाल दिया। ये फैमिली बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। चैंग की ये बात सुनकर सभी लोग चैंग पर ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ कुछ हुआ सही था, चैंग की फैमिली काफी अच्छी थी और उनकी मॉम तो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। सभी लोग की ये बात सुनकर सू कहती है कि इसकी बात अब ट्रस्ट मत करो, ये तो पागल लड़की है। ये बात सू कहती है, तभी सू की मॉम बीच में आती है और चैंग से बोलती है कि तुम 5 साल पहले यहाँ चली गई थी तो अब यहाँ पर क्यों आई हो, क्यों सबके सामने इतना ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही हो। चैंग बोलती है कि मैंने सभी के सामने एविडेंस दिखा दिए हैं और तुम्हारे फेस पर चल रहा है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। इसके बाद सू के डैडी बोलते हैं, लेकिन उसकी आपस से झगड़े की वजह से सू के डैड की तबीयत खराब होने लगती है। ये सब देखकर सू अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन तभी वहाँ पर वावा आता है और कहता है कि किसकी हिम्मत है मेरी मॉम को टच करने की। फू का आता देखकर सू काफी गुस्सा करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी शक्ल तो बिल्कुल मिस्टर फू जैसी है, जिसका मतलब ये तो नहीं कहीं ये बच्चा किसी और का नहीं मिस्टर फू का हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं फू को चियांग को छीने नहीं दूंगी। ये सारी बातें सू सोच रही होती है और सोचने के बाद सभी लोग कहती है कि यहाँ से इसको निकालो। लेकिन गाइस हम सभी देख पाते हैं कि चियान उन बॉडीगार्ड को आसानी से हैंडल कर लेती है, जिसकी वजह से सू के डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सीन क्रिएट कर रही हो। ये बोलकर काफी गुस्सा होते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं मैनेजर को, जो कि भगकर फू के पास जाता है और कहता है कि वो बच्चा बैंकेट हॉल के अंदर है। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं कि ये सभी लड़ाई कर रहे होते हैं और सू वावा को तंग करने की कोशिश करती है, आई मीन हिट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फू आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को टच करने की। दूसरी ओर चैंग बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वावा कहता है कि डैड ने मुझे बचा लिया। ये बात सुनकर चैंग उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम किसी को भी अपना डैड नहीं बना सकते। खैर इसके बाद सू के डैड बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरी बेटी से शादी करने वाले थे तो आप इस समय किसी और के लिए इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों खड़ा कर रहे हो। सू के डैड बोलते हुए चैंग को भी काफी कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा आता है और वो सू के डैड को मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को इतना बुरा भला बोलने की। मिस्टर फू की ये बात सुनकर चैंग बोलती है कि आपसे किसने कहा कि वाव वाव आपका बेटा है, आपके पास इसका कोई प्रूफ है। लेकिन तभी सू बीच में बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर फू के साथ क्या रिश्ता है, जिसकी वजह से चैंग को गुस्सा आता है और वो सू को मार लगती है और इवन चैंग उसकी मॉम को मारती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की। चैंग की ये बात सुनकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो चैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फू उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी और किया ना तो मैं शादी अभी की अभी कैसे कर दूंगा। फू की ये बात सुनने के बाद सू रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों की भी शादी होने वाली थी। इसके बाद फू चैंग को वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये लॉकेट मैंने वन नाइट स्टैंड लड़की को दिया था, इसका मतलब तुम वही लड़की हो और ये बच्चा मेरा ही है। फू की ये बात सुनकर चैंग सोचने लगती है कि शायद से ये सही बोल रहा है, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ मैं पहली बार मिली थी और मैंने वो सब कुछ किया था। लेकिन जो भी हो मैं नहीं चाहती कि सू मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बने, जिसकी वजह से चैंग उसे झूठ कहती है और बोलती है कि ये पेंडेंट मेरे बेटे का नहीं है। ये बोलकर चैंग जान लगती है, लेकिन फू उसे रोक लेता है, बोलता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन तभी सू पूछ लेती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ बोलना है। दूसरी ओर चैंग इस मौके को हटाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन फू भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो
देखता है कि चैंग वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद उसका मैनेजर आता है। फू मैनेजर को वावा का बाल देता है और कहता है कि इसके डीएनए की टेस्ट कराओ ताकि पता लग सके कि वावा मेरा बेटा है या नहीं। खैर इसके बाद फू के पास हॉस्पिटल कॉल आता है जहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ से भाग चुकी है। ये बात सुनकर इमीडिएटली फू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाकी बेबीज आते हैं क्योंकि यहाँ पर वावा ने उन्हें बुलाया होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद वो सभी नोटिस करते हैं कि बेबी गर्ल उनके साथ नहीं है। इसके बाद हम सभी देखते हैं बेबी गर्ल को जो कि खो चुकी होती है, लेकिन तभी बेबी गर्ल एक ओल्ड लेडी को देखती है जो कि गिर जाती है और वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि फू की ग्रैंडमा होती है। इसके हम सभी देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर ग्रैंडमा जैसी होश में आती है तो बेबी गर्ल को देखकर कहती है कि तुम काफी क्यूट हो, तुम मेरे बेटे जैसी लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें काफी चीजें दूंगी रहने के लिए और खाने के लिए। लेकिन बेबी गर्ल कहती है कि मेरा खुद का घर है और मेरी मॉम भी है, इसलिए मैं आपसे नहीं जा सकती। इसके बाद चैंग वहाँ पर आ जाती है और चैंग बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना? बेबी गर्ल कहती है कि यही ग्रैंडमा है जिसे मैंने सेव किया था। दूसरी ओर वावा ग्रैंडमा को सलूट करता है। वावा को देखकर ग्रैंडमा सोच पड़ जाती है कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटे से लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी बेटे की वाइफ हो और ये बच्चे मेरे ग्रैंडसन्स हो। ये बात सोचकर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और चियांग हाथ पर बोलती है कि तुम मेरी शायद से डॉटर इन लॉ हो और ये मेरे ग्रैंडसन्स है। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर चैंग बोलती है कि शायद से आप गलतफहमी हुई है, मैं ना ही आपकी डॉटर इन लॉ हूँ और ना ही ये बच्चे आपके ग्रैंडसन्स हैं। चैंग के इतने समझाने के बाद भी ग्रैंडमा नहीं मानती। इसके बाद ग्रैंडमा चैंग को 1.8 बिलियन का चेक फाड़ कर देती है और कहती है कि कोर्ट जाकर तुम मैरिज सर्टिफिकेट बना लेना ताकि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी बेटी की तरफ से, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा काफी ज्यादा बेकार है। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर चैंग बोलती है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ग्रैंडमा नहीं मानती। इस वजह से इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इसके बाद ग्रैंडमा चैंग से बोलती है कि रुको, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ, वो तुमसे खुद आके माफी मांगेगा। ये सब देखकर चैंग सोचती है कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी इसके बेटे को कि यहाँ पर क्या चल रहा था। खैर जो भी हो, मुझे एक्सप्लेन करना ही होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि फू जैसे ग्रैंडमा के रूम में आता है तो ग्रैंडमा उसे मान लगती है, लेकिन फू कहता है कि ग्रैंडमा आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडमा रुक जाती है। फू बोलता है कि ग्रैंडमा आपको किसने बुली किया है जो आप इतने तो गुस्से में हो? ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने मुझे बुली किया है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारे बच्चे भी हैं। फू बोलता है कि इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, शायद वो लड़की आप झूठ बोल रही है। फू की इतनी बातें सुनने के बाद भी ग्रैंडमा नहीं मानती। दूसरी ओर चैंग रूम के अंदर एंट्री करने वाली होती है, लेकिन वो मिस्टर फू को ग्रैंडमा के साथ देख लेती है और समझ चुकी होती है कि ये ग्रैंडमा का ही सन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मिस्टर फू मुझसे मेरे बच्चे छीन लेंगे और इसके बाद सू मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा होने दूंगी। चैंग ये बात सोचकर दहे पाव जाने लगती है, लेकिन बेबी कहते हैं कि डैड मॉम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये बात सुनकर फू और ग्रैंडमा दोनों ही बाहर आते हैं। ग्रैंडमा चैंग को रोककर कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन वो दिल का बहुत ज्यादा साफ है, इसलिए प्लीज तुम कहीं मत जाओ। चैंग बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ और ना ही आपके ग्रैंडसन है। फू बोलता है कि मैंने डीएनए टेस्ट कराया है जिसकी रिपोर्ट अभी आती होगी। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मैनेजर आता है और रिपोर्ट भी आ चुकी होती है, जिसमें लिखा होता है कि वाह किसी और का बेटा नहीं बल्कि फू का ही बेटा है। रिपोर्ट को देखकर चैंग सोचती है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझसे छुपाकर डीएनए टेस्ट कराया। ये बात सोचकर चैंग बोलती है कि रिपोर्ट झूठ भी हो सकती है, लेकिन फू बोलता है कि हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ भी रिपोर्ट्स में चेंजेस नहीं हो सकते। ये बात सुनकर चैंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन फू ने उसे पकड़ा होता है, जिसकी वजह से चैंग को हर्ट होता है और वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। अपनी मॉम को पेन में देखकर बेबीज कहते हैं कि डैड प्लीज मॉम को हर्ट मत करो, उन्होंने हमें 5 साल से बड़ा किया है, हम नहीं चाहते कि कोई डैड हमारी मॉम को हर्ट करे, हमें ऐसे डैड नहीं चाहिए। ये बात सुनकर फू चैंग को छोड़ देता है, लेकिन ग्रैंडमा फिर भी फू को डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हें फू फैमिली ने ये सब कुछ सिखाया है किसी को हर्ट करना, और हाँ अगर तुमने सू से शादी करी ना तो तुम मेरे ग्रैंडसन नहीं रहोगे। ये बात बोलकर ग्रैंडमा फू को बहुत डांटती है, लेकिन अचानक से ग्रैंडमा नाटक करती है हार्ट अटैक आने का। ये सब देखकर फू भी डर जाता है। दूसरी ओर बेबी गर्ल कहती है कि मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। ये बात सुनकर चैंग काफी खुश होती है और इसका बहाना बनाकर अपनी बेबीज को वहां से ले जाती है। चैंग को भगता हुआ देखकर ग्रैंडमा उन्हें रोकने के लिए बोलती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैनेजर उसका पीछा करो। मैनेजर बिल्कुल वैसे ही करता है, वो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा होता है ताकि चैंग कहीं भाग ना सके। तभी हम सभी देखते हैं कि फू भी आता है और कहता है कि क्या अभी तक वो लोग बाहर निकले?
मैनेजर बोलता है कि हाँ सर, अभी तो वो लोग बाहर निकले। फू को शक होता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैनेजर जाके चेक करो। मैनेजर बोलता है कि लेडीज वॉशरूम है, मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन बेचारा मैनेजर बॉस की बात कैसे काटे, जिसकी वजह से उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर चैंग नहीं होती। फू भी अंदर घुसता है और ढूंढता है, लेकिन उसे चैंग कहीं नहीं मिलती। दूसरी वहाँ पर लेडीज आ जाती है, जिसे देखकर चैंग का मैनेजर और फू दोनों लेडीज बनने के नाटक करते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, हम भी गर्ल्स हैं, बस दिखते नहीं है। क्या नाटक है। खैर ये बात बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं चैंग को, जो कि बेबी को लेकर भाग रही होती है और बेबी से कहती है कि देखो, अगर तुमने दोबारा फू को डैड कहा तो हो सकता है कि सू तुम्हारी स्टेप मॉम बन जाए, और वो लड़की बहुत ज्यादा बुरी है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करेगी, इसलिए तुम आज के बाद कभी मिस्टर फू को डैड नहीं बोलोगी। बेबीज अपनी मॉम की बात को नहीं काटते और कहते हैं कि ठीक है मॉम, हम कभी उनको डैड नहीं बोलेंगे। इसके हम सभी देखते हैं कि सूकी और चैंग और फू की लड़ाई की वजह से बेबी गर्ल को चोट लगाती है, जिसकी वजह से मिस्टर फू बेबी गर्ल को उठाकर हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि उसकी बैंडेज करा सके। इसके बाद हम देख पाते हैं बाकी बेबीज को, जो कि हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं, लेकिन बेचारे फिर से रॉन्ग टाइम पे आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और हाँ, यहाँ पर भी वावा ने बुलाया होता है इन्हीं बेबीज को। खैर एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं बैंडेज वाला सीन, जहाँ पर बेबी गर्ल को पेन होता है, जिसकी वजह से फू और चैंग दोनों ही बेबी केयर करते हैं। चैंग को ऐसा करता देखकर फू सोचता है कि काश 5 साल पुरानी वाली गर्ल चैंग ही होती तो कितना अच्छा होता। ये बात फू सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर चैंग को आती है बेबीज की, जो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में आ चुके हैं, मॉम आप कहाँ पर हो। अपनी बेबीज की बात सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। बेबी बताते हैं कि हम लोग को यहाँ पर वावा बुलाया है, हम पहले बैंकेट हॉल गए थे, लेकिन वहाँ पर आप सभी नहीं थे, इसीलिए वावा ने हम लोग को यहाँ का एड्रेस दिया, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। बेबी इसकी बात सुनकर चैंग बोलती है कि ठीक है, अब तुम सभी घर चले जाओ। ये बात बोलकर फोन काट देती है, लेकिन तभी वो देखती है फू को, और फू को देखकर चैंग शॉक लगाती है और सोचती है कहीं फू ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। ये सोचकर चैंग फू को डांटती है और कहती है कि तुम मेरी बात क्यों सुन रहे थे। फू बोलता है कि मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। ये बात सुनकर चैंग थोड़ा रिलैक्स करती है और सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, वरना मेरे बाकी के बच्चे भी एक्सपोज आते हैं। इसके बाद चैंग अपने बेबीज को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन फू से रोकता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम सभी को ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन चैंग ये सोचकर मना करने लगती है कि कहीं अगर मिस्टर फू मेरे घर गए तो बाकी बच्चे के बारे में मिस्टर फू जान जाएंगे और मेरे सही बच्चे एक्सपोज जाएंगे। इसलिए वो उन्हें रोकती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, शायद से मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं होगा कि आप हमें ड्रॉप करो। फू बोलता है कि आप डरो मत, मैं आपके हस्बैंड को एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। ये बात बोलकर फू जान लगता है और चैंग उसे रोकती है, लेकिन फू तब भी नहीं मानता। खैर इसके बाद ये सभी बैठकर चैंग के घर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से बीच में ब्रेक आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन हो जाता है। आई मीन गलती से ये दोनों आपस में किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सही फील करते हैं। चैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। जैसा फू सॉरी बोलता है, अपने ड्राइवर से बोलता है कि सही से गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी की सारी सैलरी खा जाऊंगा। बेचारा ड्राइवर फंस गया। खैर एनीवेज, इसके हम सभी देख पाते हैं कि ये सभी लोग चैंग के घर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन चैंग ड्रामा करती है और गर्ल घर के अंदर उंगली पिन करने लगती है और कहती है कि शायद से मेरा दरवाजा लॉक हो चुका है और मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये सब देखकर फू कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, मैंने तुम्हारे बेबी को सेव किया और तुम मुझे घर में भी नहीं घुसने दे रही हो। ये सब बोलकर टॉट मारता है फू, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा बेबी आता है और बोलता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो, ये हमारा रूम नहीं है बल्कि ये हमारा कमरा है। इसके बाद बेबी फू को देख के बोलता है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर चैंग कहती है कि तुम किसी को भी डैड बोलते हो, तुम भी ना। लेकिन बेबी कहता है कि मॉम ये तो बिल्कुल डैड से दिख रहे हैं। ये बात सुनकर फू बोलता है कि चैंग तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए। चैंग बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड का बेबी है। चैंग की ये बात सुनकर भी फू उसकी बात कभी भी नहीं करता। इसके बाद ये सभी रूम चले जाते हैं। इसके बाद फू बेबी को जाने के लिए बोलता है और कहता है कि बेबीज मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए हम लोग अकेला छोड़ दोगी। बेबीज बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि फू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि दोनों बेबी बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। चैंग बोलती है कि देखो साउजा तुम्हारा बेबी है, लेकिन बट बाकी बेबीज मेरे और मेरे हस्बैंड बेबी है। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम चाहो तो मेरे बेबीज के बारे में मेरे हस्बैंड से पूछ सकते हो। वो बोलता है कि इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेज दी है, और अगर मुझे पता चला कि ये सारे बेबी मेरे हैं तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा और मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। ये बात सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और चैंग फू से कहती है कि देखो ये सही बेबी मेरे हैं, मैंने इनको पाला है, इसलिए कोई मुझसे
से अलग नहीं कर सकता। फू बोलता है कि ये बेबी मेरे भी है और मुझे मेरी बेबी से कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। फू की बात सुनकर चैंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे वकील हैं, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन उसका क्या जो मैंने पिछले 5 साल से इन लोगों को पाला है और इन सभी के लिए वो कुछ किया जो तुमने नहीं किया। तो बताओ ना तुमने बेबीज के लिए क्या किया है। तो आज यहाँ पर आकर बेबीज के ऊपर अपना हक जता रहे हो। चैंग की बात सुनकर वो भी गुस्से में कहता है कि तुम बताओ मैं कैसे अपनी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता, तुमने आज तक मुझे इसके बारे में बताया भी है, इसलिए इसमें तुम्हारी गलती है ना कि मेरी। मैं अपने बेबीज को लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फू के इतने बोलने के बाद भी चैंग फू की बात नहीं मानती और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए फू को अपनी बेबीज की स्टेप मॉम नहीं बना दूंगी। जिस पर फू बोलता है कि देखो सू और मेरा रिश्ता बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बना हुआ है, अगर तुम्हें इस बात से एतराज है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सू कभी भी तुम्हारे बेबीज की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन फू की ये बात सुनकर भी चैंग नहीं मानती और बोलती है कि तुम मेरे बेबीज को तब भी ले जा सकते हैं, लेकिन फू कहता है कि मैं उनको लेके जाऊंगा। ये बात बोलकर फू वहां चला जाता है और बेचारी चैंग देखती जाती है फू को। इसके हम सभी देख पाते हैं कि जैसे फू घर से बाहर निकलता है तो वो अपने मैनेजर से बोलता है कि देखो चैंग के ऊपर नजर रखना, क्योंकि मुझे शक है कहीं वो मेरी बेबीज को लेकर भाग ना जाए। और हाँ, मेरे सारी बेबीज के लिए एक्सपेंसिव टॉय लेके आओ और बेबी गर्ल के लिए इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर ड्रेस लेके आना। ये सारी बातें फू बोलता है अपने मैनेजर से। लेकिन दूसरे हम सभी देखते हैं चैंग को, जो ही काफी ज्यादा सैड होती है और सोचती है कि एक साथ सभी बच्चे एक्सपोज हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अभी तो बस 3 के बारे में पता है, अगर बाकी बच्चे भी एक्सपोज हो गए तो मैं क्या करूंगी। ये बात चैंग सोचती है। लेकिन तभी बेबी साहब कहते हैं कि मॉम आप इतनी परेशान क्यों हो। चैंग बोलती है कि देखो आज के बाद किसी को भी अपना डैड मत बोलना, क्योंकि ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। बेबीज कहते हैं कि ठीक है मॉम हम समझ गए। इसके बाद फू को देखते हैं जो कि घर पे जैसे ही आता है तो वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है जो कि हॉस्पिटल आ चुकी होती है। ग्रैंडमा को देखकर फू ग्रैंडमा को डांटता है और बोलता है कि ग्रैंडमा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको अभी भी रेस्ट करना चाहिए था। लेकिन ग्रैंडमा फू की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मेरे बेबीज और मेरी बहू कहाँ पर है। जिस पर फू कहता है कि मैंने आपकी डॉटर इन लॉ को और आपके ग्रैंडसन्स को घर पे ड्रॉप कर दिया है। फू की बात सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर उनको क्यों लेकर आए। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर फू कुछ नहीं बोल पाता। तभी ग्रैंडमा मैनेजर से पूछती है। मैनेजर बोलता है कि मिस्टर फू ने मिस चैन को बस 3 मिलियन का ऑफर दिया था। ये बात सुनकर ग्रैंडमा काफी गुस्सा करती है फू के ऊपर और कहती है कि क्या फू फैमिली इतनी गरीब है बस तुमने 3 मिलियन का ऑफर दिया, तुम्हें उसे 30 मिलियन से ज्यादा देना चाहिए था। जाओ उसे 30 मिलियन का ऑफर दो और मेरी बहू को और मेरे बेबीज को लेके आओ। फू कहता है ग्रैंडमा शायद से आपको ज्यादा जल्दबाजी कर रही हो, मुझे चैंग के ऊपर शक है कहीं वो ये सब कुछ प्लान तो नहीं कर रही है फू फैमिली में घुसने की और मेरी प्रॉपर्टी से कब्जा करने की। जिस पर ग्रैंडमा फू को डांटते हुए बोलती है कि अगर ऐसा होता शायद से अब तक चैंग बच्चों के थ्रू यहाँ पर आ चुकी होती और तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे और तुम सभी पर कब्जा कर चुकी होती। ये बात सुनकर फू भी एग्री करता है और सोचता है कि हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा गलत सोच रहा हूँ चैंग के बारे में, क्या पता चैंग इनोसेंट हो, क्योंकि उसने बेबीज को भी काफी अच्छी तरह रखा है पिछले 5 साल तक। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी इंसान को पहचानने में गलती कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे डिसीजन के ऊपर शक कर रहे हो। ये बात बोलकर ग्रैंडमा फू को बहुत ज्यादा मारती है। लेकिन फू बेबीज की फोटो दिखाकर ग्रैंडमा को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो चुपचाप से वहां निकल जाता है। दूसरी ओर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर डिपेंड रहूंगी, मैं अपने डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन को यहाँ पर लेके आऊंगी, वो भी तुम्हारे बिना हेल्प के। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर वाह वाह कुछ प्लान कर रहा होता है। दरअसल ये होता है वाह वाह और जिससे हम सभी पहले मिले थे, जिसे पहली बार फू को डैड कहा था वो टिन था और ये जाव जाव है। दरअसल इन दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत मैच खाती है। खैर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाह वाह तो पहले से ही फू को लेकर काफी गुस्से में था, लेकिन जैसे उसे पता लगता है कि फू ने बेबीज और उसकी मॉम को हर्ट किया है तो वो बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बस तुम वेट करो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि वाह वाह फू कंपनी में जाता है, वो भी कार बैठ के, और वो सेक्रेटरी से बोलता है कि मुझे मिस्टर फू से मिलना है। सेक्रेटरी बोलती है कि क्या तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली है। वो बोलता है कि देखो जाकर मिस्टर फू से कहो कि वो मेरी मॉम और मेरे बाकी भाई बहन से माफी मांगे, वरना उसके लिए उसे काफी महंगी चीजें चुकानी पड़ेगी जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता। ये बात सुनकर वो सभी वाह वाह का मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके बाद वाह वाह ये बात सुनकर अपना लैपटॉप निकालता है और मिस्टर फू की कंपनी को
हैक कर लेता है, जिसकी वजह से मिस्टर फू का सारा सिस्टम डाउन हो जाता है और मिस्टर फू को काफी मिलियंस का लॉस भी होता है। इसके बाद इस वायरस के बारे में फू को पता चलता है और वो कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैनेजर बोलता है कि मिस्टर फू शायद से किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है। मिस्टर फू बोलते हैं कि जल्दी से ठीक करो। दूसरे हम सभी देखते हैं कि सभी लोग उस वायरस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वायरस अभी मार्केट में नया होता है, जिसकी वजह से कोई भी इस वायरस को रिबूट नहीं कर पाता। दूसरी ओर हैकिंग के बारे में ये बात बाहर फैलाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी समझ चुकी होती है ये सब कुछ इसी बच्चे ने किया है और वो मिस्टर फू को कॉल लगाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वावा को सभी लोग चेयर बैठाकर लेके आते हैं अंदर और वावा को देखकर मिस्टर फू भी नोटिस करते हैं कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं पहली बार एयरपोर्ट मिला था। ये बिल्कुल टिंटिन से लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा भी मेरा ही बेटा हो। ये बात सोचकर मिस्टर फू कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने किया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है और तुम्हारे डैड कहाँ पर है। वावा बोलता है कि देखो ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें यहाँ बस वार्न करने आया हूँ कि आज के बाद अगर तुमने मेरी मॉम को तंग किया या मेरे भाई बहन को बुली किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। वावा की ये बात सुनकर मैं जैसा लगता है और कहता है कि मिस्टर फू ये तो बिल्कुल आप जैसी बात कर रहा है। वावा बोलता है कि मैं मिस्टर फू से काफी हैंडसम हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी हम सभी देखते हैं कि सिक्योरिटी भगते हुए आती है और बोलती है कि बॉस अब तक इस वायरस की वजह से हम लोगों को 20 बिलियंस का लॉस हो चुका है। एम्प्लॉय की ये बात सुनकर मिस्टर फू वावा से बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मॉम को कभी बुली नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे भाई बहन कुछ कहूंगा, ठीक है अब तुम इस सिस्टम को सही कर दो। वावा बिल्कुल वैसे ही करता है, वो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर मैनेजर शॉक्ड होता है कि मिस्टर फू आखिरकार एक छोटे से बच्चे की बात क्यों मान रहे हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वावा सब कुछ ठीक कर देता है। तभी मैनेजर के पास कॉल आती है जहाँ उसे पता लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद वावा बोलता है कि देखो मैं सब कुछ ठीक कर दिया है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें ड्रॉप करा दूंगा। वावा बोलता है कि देखो फिर से फ्रैंक होने की कोशिश मत करो, मैं खुद ही चले जाऊंगा, बस तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, वरना अगर ऐसा कभी दोबारा किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को फिर से बस हैक नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। ये बात बोलकर वावा जान लगता है और बॉडीगार्ड्स भी वावा को बिल्कुल वैसे लेकर आते हैं जैसे लेके आए होते हैं। दूसरी ओर वावा को देखकर मिस्टर फू भी काफी स्माइल करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू कहते हैं कि मैनेजर मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे का पीछा करो और पता लगाओ कि यह कहाँ रहता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंडमा को जिसने पता लगाया होता है चैंग ने 5 साल के अंदर किसी को भी डेट नहीं किया है और ना ही शादी करी है, जिसका मतलब ये है कि वो उन्हीं के बच्चे हैं। ये बात सोचकर ग्रैंडमा चैंग से मिलने आती है और चैंग भी ग्रैंडमा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडमा नाटक करने की कोशिश करती है, बोलती है कि प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो क्योंकि मेरा सन चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, लेकिन मुझे वहां पर नहीं रहना। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर फू के ऊपर चैंग बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि ऐसा कैसे कर सकता है आपका पोता। ग्रैंड बोलती है कि क्या प्लीज मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ और बच्चों के साथ खेल सकती हूँ। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर चैंग कुछ नहीं बोलती। ये बात समझकर ग्रैंडमा कहती है कि कोई मुझे नहीं लाइक करता, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। ये बात सुनकर चैंग बोलती है कि प्लीज ग्रैंडमा ऐसे मत बोलिए। ग्रैंडमा बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, लेकिन फिर भी चैंग उसे रोकती है क्योंकि वो जानती है कि अगर ग्रैंडमा घर में घुसी तो बाकी बच्चे भी एक्सपोज जाएंगे और फिर फोन को छीन लेगा उनसे। लेकिन ग्रैंडमा कैसे न कैसे करके रूम के अंदर घुसी जाती है और बेबीज को देख बहुत खुश होती है। ग्रैंडमा काउंट करती है कि हाँ 5 बेबीज हैं, इसलिए ग्रैंडमा चैंग से बोलती है कि क्या ये सारे बच्चे मेरे हैं। चैंग ग्रैंडमा झूठ बोलती है और कहती है कि बस टिनटिन ही वो ग्रैंडसन है, बाकी बेबीज मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि देखो मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने पूरी रिसर्च करी है तुम्हारे बारे में, मैंने सुना है कि तुमने 5 साल से किसी को भी डेट नहीं किया है और ना ही किसी से शादी करी है। लेकिन चैंग बोलती है कि नहीं ऑफिशियली मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, लेकिन मैंने शादी कर ली है। ग्रैंडमा कहती है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ इन्वेस्ट किया है। ये बात सुनकर चैंग समझ चुकी होती है कि अब वो फंस चुकी है, इसलिए वो कहती है कि ग्रैंडमा देखो प्लीज बेबीज के बारे में फू को मत बताना, वरना वो बाकी बेबीज को मुझे छीन लेगा और वैसे भी फू बहुत जल्दी सू के साथ शादी करने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेबीज की इस टाइप मॉम बने। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फू को नहीं बताऊंगी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जलने की महक आती है जिसकी वजह से चैंग किचन भाग जाती है। दूसरी ओर ग्रैंडमा कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर सरप्राइज है, जल्दी से चैंग के घर पे आ जाओ। वो बोलता है कि ग्रैंडमा मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं अभी आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वावा की भी एंट्री आती है, जिसे देखकर ग्रैंडमा सोचती है कि यहाँ पर 5 बेबी नहीं बल्कि 6 बेबीज है, इसका मतलब मेरे इतने सारे ग्रैंडसन्स हैं, मैं काफी खुश हूँ ये जानकर। इसके बाद बाबा बोलता है कि क्या आप ही हमारे ग्रैंड मदर हो।
ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ मैं ही तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। दूसरी ओर चैंग नोटिस करती है कि वो घर आ चुका है, इसका मतलब सारे बेबीज एक्सपोज हो चुके हैं। तभी डोर बजती है और चैंग डोर खोलने जाती है, लेकिन वो देखती है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि फू खड़ा होता है और फू को देखकर चैंग दरवाजा लॉक करने की कोशिश करती है। वो बोलता है कि तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रही हो, क्या घर के अंदर बाकी और बेबीज हैं? चैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर कोई बेबी नहीं है, बस तुम्हारा एक ही बेबी है। वो बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे अंदर आने दो। ये बात बोलकर फू धक्का मारता है, जिसकी वजह से चिंग गिरने लगती है, लेकिन फू उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर ग्रैंडमा और बाकी सभी देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि कितना रोमांटिक सीन है ना। खैर इसके बाद चैंग बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है। वो बोलता है कि देख लो वरना तुम गिर जाओगी। चैंग बोलती है कि ठीक है मैं गिर जाऊंगी, लेकिन बट मुझे छोड़ दो। चैंग की ये बात सुनकर फू से छोड़ देता है, लेकिन फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तो मेरी नीड है, मान लो इस बात को। तो खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फू नोटिस करता है कि रूम के अंदर कोई बेबी नहीं होता। दरअसल चैंग ने सही बेबीज को रूम के अंदर छुपा दिया होता है ताकि वो बेबीज को देख न सके। इसके बाद फू ग्रैंडमा से बोलता है कि ग्रैंडमा आपने कहा था कि मेरे लिए यहाँ पे सरप्राइज है। ग्रैंडमा बताने लगती है बाकी बेबीज के बारे में, लेकिन चैंग उसे बोलती है कि प्लीज मत बताना, लेकिन ग्रैंडमा बताने वाली होती तभी वो भूल जाती है क्योंकि ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी होती है। इस बात का फायदा उठाकर चैंग बोलती है कि ग्रैंडमा की शायद तबीयत खराब है, इसलिए ग्रैंडमा को रेस्ट करना चाहिए। ये बात सुनकर फू बटरस बोलता है कि ग्रैंडमा को घर ले जाओ और रेस्ट कराओ। इसके बाद फू चैंग से पूछता है कि फोर्थ बेबी कहाँ पर है। फू की ये बात सुनकर चैंग बहुत शॉक्ड होती है और सोचती है कि फोर्थ बेबी एक्सपोज हो चुका है, अब मैं क्या करूं। ये बात सोचकर चैंग बोलती है कि देखो तुम पागल हो क्या, यहाँ बस 3 बेबीज हैं। वो बोलता है कि देखो तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती, यहाँ पर 4 बेबीज हैं। 3 बेबीज को तो मैं देख ही चुका हूँ, लेकिन फोर्थ बेबी मेरे ऑफिस आया था आज और उसने मेरी पूरी कंपनी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। इसकी वजह से मेरी कंपनी को 20 बिलियन का लॉस हुआ है और तुम कह रही हो कि फोर्थ बेबी नहीं है। ये बात सुनकर चैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि वाह ने ये सब कुछ मेरे लिए किया होगा क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बात सोचकर चैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और फू से कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी के अंदर तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, कोई तुम्हारा सॉफ्टवेयर या तुम्हारी कंपनी कैसे हैक कर सकता है। वो बोलता है कि देखो मुझे से कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा ही बेटा है, वो मुझे लॉस भी कर देगा तो ही मुझे इस बात कोई दिक्कत नहीं है। चैंग बोलती है कि देखो मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारा बस एक ही बेटा है, वो है टिनटिन। ये बात सुनकर फू डीएनए टेस्ट दिखाता है और कहता है कि तीनों बच्चे मेरे हैं और टिनटिन बिल्कुल वावा जैसे दिखता है, जिसका मतलब ये है कि वो मेरा ही बेटा है और हाँ मैं अपने सभी बच्चे को अपने साथ लेके जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। फू की ये बात सुनकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लेना, मैंने पूरे 5 साल तक इन बेबीज को पाला है, मैं तुम्हें ऐसे ही इनको ले जाने नहीं दूंगी। ये बात तुम कान खोल के सुन लो, इस बारे में दोनों फैस करते हैं। लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम अब कोर्ट में जाओगी, देख लो फू कंपनी के पास बहुत सारे लॉयर्स हैं, वो तुम्हें कभी भी इस केस को जीतने नहीं देंगे। ये बात सुनकर चैंग सोचती है कि फू सही कह रहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और लॉयर्स भी हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ शायद से मेरे बाकी बच्चे भी एक्सपोज जाएंगे। इसलिए वो सोचती है कि कुछ दिनों के लिए चारों बच्चों को फू को देना अच्छा होगा, बाद में मैं उन बच्चों को वापस लेके आ जाऊंगी। ये बात सोचकर वो कहती है कि ठीक है मैं बेबीज को रेडी करती हूँ, तुम यहीं रखो। फू भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी ओर चैंग बच्चों के पास जाती है और कहती है कि देखो बच्चों तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिस्टर फू के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन याद रखना तुम अपने दोनों भाइयों के बारे में मिस्टर फू को नहीं बताओगे। ये बात सुनकर बच्चे भी एग्री करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर ग्रैंडमा के साथ सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फू भी आकर बच्चों के साथ खेलता है और काफी ज्यादा मस्ती करता है। दूसरी ओर चैंग काफी ज्यादा टेंशन लेती है कि बेबीज इस समय सेफ तो होंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सू उन्हें परेशान कर रही है, बुली कर रही हो। ये बात सोचकर चैंग काफी ज्यादा टेंशन लेती है। तभी चैंग बच्चों को कॉल करती है, वो बोलती है कि बच्चों तुम सेफ तो हो ना। बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। बच्चों को खुद देखकर चैंग जलस फील करती है और सोचती है कि इस फू ने तो बस एक ही दिन के अंदर बच्चों का दिल जीत लिया, अगर बेबीज और दिन रुके शायद से बेबीज मुझे भूल जाएंगे। ये बात सोचकर वो डिसाइड करती है कि वो बेबीज को जल्दी वहां से लेकर आ जाएगी। खैर इसके हम सभी देखते हैं एक मेड को, जो कि सू कॉल कर बताती है कि यहाँ पर 4 बच्चे आए हैं जो कि मिस्टर फू के हैं। ये बात सुनकर सू सोचती है कि क्या 5 साल पहले क्या चैंग ने 4 बेबीज को बर्थ किया था। ये बात सोचकर सू उस मेड से कहती है कि तुम उन पर नजर रखना। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बेबीज ग्रैंडमा के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है। सू को देखकर ग्रैंडमा का मूड काफी ज्यादा बेकार होता है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि सू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि अफू के बेटे भी हैं
और एक बीवी भी है, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये बात बोलकर वो जाने के लिए कहती है, लेकिन सू कहती है कि जब तक मिस्टर फू मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये बात बोलकर वो बेबीज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेबीज उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देते और बाकायदा इग्नोर मारते हैं और इग्नोर मार कर वहाँ चले जाते हैं। ये सब देख कर सू सोचती है कि बेबीज भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हैं, काफी घमंडी इंसान है। खैर, इसके बाद सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कैसे न कैसे करके हम सभी सू का असली फेस दिखाएंगे मिस्टर फू को, ताकि वो सू को छोड़कर हमारी मॉम से शादी कर ले और हम सभी खुशी खुश रहे। ये सही बात बेबी डिस्कस कर रहे थे, तभी वहां पर आती है सू, जो ही कहती है कि बेटा मैंने तुम सभी के लिए कुछ बनाया है। ये बात बोलते हुए एंट्री करती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बेबीज का प्लान किया हुआ जाल गिर जाता है, आई मींस लूडस गिर जाता है, जिसे देखकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो बेबी गर्ल को मान लगती है, वो भी बहुत ही बुरी से। दूसरे हम सभी देखते हैं चैंग को, जो कि फू हाउस के अंदर बेबीज को लेने आई होती है, लेकिन तभी बेबीज भगते हो जाते हैं और कहते हैं कि मॉम हमारे सिस्टर को वो चिल्लाइट मार रही है। ये बात सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो में घुसती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे कोई बच्चों को मारता है। सू बोलती है कि क्या हो गया, मैंने इसे मारा तो तुम क्या कर लोगी मेरा। ये बात सुनकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सू के ऊपर टूट पड़ती है। वो काफी सारे थप्पड़ मारती है, इवन लगातार स्लैप करती रहती है सू को। लगता है बैंड बज चुकी है सू की। खैर, दूसरे हम सभी देखते हैं मीट को, जो कि ग्रैमा से बोलती है कि सू और चैंग आपस में लड़ रही है। ग्रैमा कहती है कि जल्दी से फू को कॉल करो और उसे घर आने के लिए बोलो। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फू घर पे आता है। ग्रैमा कहती है कि इस सू की बच्ची ने मेरी बहू और मेरी बाकी ग्रैंडसन को बुली किया और उन्हें मारा है। ये बात सुनकर सू झूठ बोलती है और कहती है कि पहले मैंने नहीं मारा, बल्कि चैंग ने मुझे मारा था। चैंग बोलती है कि तुमने पहले स्टार्ट किया था, तुमने मेरी बेबी को मारा, इसलिए मैंने इसका रिवेंज लिया तुमसे बस। चैंग की ये बात सुनकर सू फिर झूठ बोलती है और कहती है कि मिस्टर फू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती चैंग की थी। उसने सही से बेबीज को नहीं पाल रखा और ना उनकी देखभाल करी है, इसकी वजह से बेबीज को सही से बोलने की तमीज नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब की बार मैं बेबीज का ख्याल रखूंगी और उन्हें सही से तमीज सिखाऊंगी। ये बात सुनकर चैंग बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बेबीज को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों देना पड़े। सू कहती है कि चाहो तो मर सकती हो, क्योंकि तुमने अब तक बेबीज को सही से बोलना और ना ही बिहेव करना सिखाया है। सू की इतनी सारी फालतू बातें सुनकर फू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि बेबीज की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेबीज को मारोगी। सू बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये सब लोग मुझे खाम ब्लेम लगा रहे हैं। ये बोलकर सू ड्रामा करती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा दिखाती है सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि सू ने सब कुछ किया था। दूसरी ओर ये सब देखकर तो सू को बोलने का मौका नहीं मिलता। मिस्टर फू बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि चली जाओ मेरी लाइफ से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेबीज को हर्ट किया, आज के बाद तुम कभी मेरे आसपास मत भटकना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि मेड सू को बाहर निकाल रही होती है, लेकिन सू सबसे सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे यहाँ से मत निकालो। ये बात सू कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी ओर ये सब कुछ देखकर चियांग काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि फू बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि देखो फू, तुम आज के बाद सू से कभी नहीं मिलोगे। फू कहता है कि ग्रैंडमा, आप जानती हो कि जो 5 साल पहले हुआ था उसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, तभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मैं सब कभी ना करता। चैंग ये बात सुनकर काफी शॉक्ड होती है, सोचती है कि इसका मतलब फू बस 5 साल हुई गलती को सुधार रहा है, जो कि उसने करी भी नहीं है। फू के दिल के अंदर सू के लिए कोई प्यार नहीं है। ये बात जानकर चैंग काफी ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है कि चैंग प्लीज मुझे माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि सू ऐसा कुछ करेगी। चैंग बोलती है कि बेबी इस समय डरे हुए हैं, क्या ग्रैंडमा मैं उनको अपने साथ ले जा सकती हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडमा सोचती है कि हाल में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मुझे बेबीज को यहाँ पर रखने का कोई हक नहीं है। ये बात सोचकर ग्रैंडमा चैंग को बेबीज को जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद चैंग जाने लगती है, लेकिन फू बोलता है कि रात पहुंच चुकी है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। चैंग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये बात बोलकर चैंग वहां चली जाती है। चैंग को जाता हुआ देखकर फू काफी सैड होता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तो तुम पता लगा ना कि कौन सही है और कौन गलत, देख लो, अगर ज्यादा देर कर दी ना तो हो सकता है कि चैंग तुम्हें दूर चली जाए और जो तुम्हारा गुड लक है वो बैड लक बदल जाए। ये बात ग्रैंडमा समझाती है फू को, लेकिन फू के पास तभी एक कॉल आती है जो कि उसके मैनेजर की होती है। मैनेजर फू बताता है कि जो 5 साल पहले वन नाइट स्टैंड वाली गलती वो कोई और नहीं बल्कि चैंग है, सू नहीं। और हाँ बॉस, मेरे पास उसकी फोटो भी है, मैं आपको भी सेंड करता हूँ। इसके बाद जैसे ही फू उस फोटो को देखता है तो वो काफी खुश होता है और वो सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि ये चैंग है, सू नहीं। ये बात सोचकर फू स्माइल करता है और ग्रैंडमा फू को स्माइल करते हुए देखकर कहती है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो। जैसे फू बोलता है कि ग्रैंडमा आपने जैसा कहा वैसे ही होगा, अब तो बेबीज के लिए और आपके लिए चैंग शादी करूंगा और उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये बात सुनकर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था
तुम्हारे लिए बेस्ट सू नहीं बल्कि चैंग है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर सभी बेबीज खाना खा रहे होते हैं। तभी चैंग सभी बेबी से कहती है कि देखो कल बेबे और तेग का कंपटीशन है, इसलिए तुम सभी को यहीं पर रहना होगा। लेकिन बेबी जिद करते हैं और कहते हैं कि मॉम हम आपके साथ चलेंगे। चैंग कहती है कि देखो मैं तुम सभी को एक साथ लेके जाऊंगी, अगर तुम सभी वहाँ पर जाओ कोई पंगा खड़ा नहीं करोगे और ना ही बदमाशी करोगे तो मैं तुम सभी को लेकर जाऊंगी। ये बात सुनकर सही बेबी कहते हैं कि ठीक है मॉम हम आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन हम सभी चलेंगे एक साथ। खैर एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर हम सही बेबीज को कॉम्पिटिशन के लिए लेकर आई होती है और अभी कॉम्पिटिशन में टाइम होता है, इसलिए वो बेबे और तेग को स्टाफ के साथ छोड़ के चली जाती है और कहती है कि बेबीज तुम लोगों ना बैठ देना। ये बात बोलकर चैंग बाकी बेबीज को अपने साथ ले जाती है। इसके हम देखते हैं कि ये दोनों प्रैक्टिस करे तो तभी वहाँ पर एक लेडी आती है अपनी बेबी को लेकर। वो बेबी काफी ज्यादा ईगोनेस्ट होता है। वो बेबीज को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा प्रैक्टिस हॉल है। बेबी और ते कहते हैं कि हमें स्टाफ ने ये रूम दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो बेबी नहीं मानता और वो बेबे और ते को बुली करता है और इवन उसकी मॉम भी बुली करती है ते और बेबे को और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इस कॉम्पिटिशन को मेरे हस्बैंड की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, अगर मैं चाहूँ तुम सभी को बाहर भी निकल सकती हूँ। ये बात बोलकर वो लेडी ते और बेबी को काफी ज्यादा बुली करती है, लेकिन तभी वहाँ पे स्टाफ आती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, इसमें मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि ये रूम आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन बेबीज को दूसरे रूम में ले जाती हूँ। दूसरे बेबीज कहते हैं कि इस बेबी ने हमें हर्ट किया है, तक ये दोनों हमसे माफी नहीं मांगे जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बेबीज की ये बात सुनकर इस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से बेबी को हिट करने की कोशिश करती है। इसके बाद बेबी चैंग को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि मॉम यहाँ पे कोई हमें हिट कर रहा है। बेबीज की ये बात सुनकर चैंग दौड़ती उसके पास चली जाती है और जाकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी बेबी को बुली करने की और उसे हिट करने की। चैंग की ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है इस कॉम्पिटिशन को मेरी हस्बैंड की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे बेबीज को क्वालिफाई करा सकती हूँ। उससे मैं कहती है कि अगर किसी को यहाँ से होना चाहिए तो वो तुम्हारा बेबी है, ना कि मेरी बेबीज। तुम्हारे बेबी ने पहले हिट किया था मेरी बेबी को, ना कि मेरी बेबी ने। इसके बाद चैंग स्टाफ से बोलती है कि तुम्हें इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। चैंग की ये बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर सोचती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि कंपटीशन यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि इस कंपटीशन को फू कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही है, इसलिए मैं चाह के कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये बात सोचकर वो चैंग को सॉरी बोलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर चैंग गुस्सा करती है और कहती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, गलती तो इसकी है ना कि मेरी। चैंग ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो मैं अभी अपने हस्बैंड को कॉल करूंगी और उनको यहाँ पर आने के लिए बोलूंगी, तब देखती हूँ तुम क्या करोगी। ये बात बोलकर वो लेडी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग मुझे और तुम्हारे बेटे को बुली कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। दूसरे हम सभी देखते हैं फू को, जो कि मीटिंग में होता है, जहाँ पर बाकी बेबीज फू को मैसेज करके बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हमें और मॉम को हिट कर रहे हैं। ये बात पढ़कर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन मन कहता है कितनी हिम्मत कि मेरी बीबी और बच्चों को हाथ लगाए। ये बात सोचते हुए मीटिंग से भागते हुए कॉम्पिटिशन में निकल जाता है। और दूसरे हम सभी देखते हैं उस लेडी को, जहाँ पर उसका हस्बैंड आ चुका होता है। वो लेडी झूठ बोलती है अपने हस्बैंड से और कहती है कि देखो तुम्हारे बच्चे को हिट किया है इसके बच्चे ने, और काफी बुरा भला बोला इस लेडी ने। अपनी बीबी की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से में चैंग को बहुत कुछ बोलता है और उसने डालता है। ये सब देखकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और चैंग उस आदमी को पुश करती है, जिसकी वजह से वो आदमी पीछे गिर जाता है। इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चैंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फू आता है और उसका हाथ रोक लेता है और उसके बाद फू उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है थप्पड़ खाने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किसे मारा है। ये बात बोलकर वो आदमी फू को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही फू मुड़ता है तो वो देखता है कि ये तो मिस्टर फू है, इसलिए वो सॉरी बोलता है कि मिस्टर फू मुझे नहीं पता था कि आप हो। लेकिन दोस्तों फू को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो फिर से उसे किक मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बीबी को टच किया और मेरे बच्चों को बुली किया। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझे नहीं पता था कि आपके बेबीज हैं। ये बात बोलकर वो सॉरी बोलता है और वो इवन अपनी वाइफ और अपने बेबी को सॉरी बोलने के लिए कहता है और फू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बॉस मुझे जॉब से मत निकालना, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन फू उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने स्टाफ बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया है, आज के बाद तुम मुझे ऑफिस में दिखाई मत दे जाना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे अपने आपको। ये सब होता देखकर वो आदमी अपनी वाइफ को डांटता और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। इसके हम सभी देखते हैं कि उस इंसान को फाइट करने के बाद फू को दो बेबी के बारे में पता चल जाता है और वो भी एक्सपोज हो चुके होते हैं। ये बात सोचकर चैंग चुपचाप जाने की कोशिश करती है, लेकिन फू से रोक लेता है और बेबीज को कॉम्पिटिशन के लिए जाने के लिए बोलता है। बेबीज वैसे करते हैं जैसा फू कहता है। इसके बाद फू चैंग को उठाकर बड़े ही प्यार से पियानो के ऊपर रख देता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई कि ये सारे बेबीज मेरे हैं, और तुमने ये भी छुपाया कि वन नाइट स्टैंड वाली लड़की तुम ही हो, ना कि सू है। फू की ये बात सुनकर चैंग मना करती है और
कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो कहता है कि ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। ये बात बोलकर वो चैंग को किस करने वाला है, लेकिन चैंग डर के मारे हाँ बोलती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तुमसे झूठ बोला, ये सारे बेबीज तुम्हारे ही हैं और वो 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की मैं ही हूँ। सच जानने के बाद फू बोलता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। चैंग बोलती है कि मुझे डर था कहीं तुम मेरे बेबीज को सू की स्टेप माउंट बना दो, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसे लाइक करते हो। वो बोलता है कि देखो तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं सू से इसलिए शादी करने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि 5 साल पहले 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की सू है, इसलिए मैं शादी करने वाला था ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं। ये बात बोलकर ये दोनों आपस में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फू तब भी बिना चैंग को बताए उसे किस कर लेता है, वो भी जबरदस्ती। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर फू चैंग को पिक करने आता है ताकि वो उसे ड्रॉप कर सके। दूसरी ओर फू कैसा करता है देखकर और हाल ही में सब कुछ क्लियर करने के बाद चैंग फू कुछ नहीं बोलती बल्कि वो खुश होती है। इसके बाद जैसे ही फू सीट बेल्ट बांधता है तो चैंग और फू आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बन जाता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर एक आदमी चैंग को फ्लावर देता है। फ्लावर देखकर बाकी कलीग्स कहते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे नए बीएफ ने किया है। हमने सही कहा ना। कलीग्स की बात सुनकर चैंग बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी काम करती है। और काम खत्म होने के बाद वो जैसे अपने घर को निकलती है तो वहाँ पर चैंग देखती है कि फू उसका वेट कर रहा होता है। चैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे डेट लेने आया हूँ। ये बात सुनकर चैंग स्माइल करती है। दूसरी ओर बाकी कलीग्स भी फू को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये है मिस चैंग के हस्बैंड, काफी ज्यादा हैंडसम है। ये बात बोलकर वो लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं फू की। ये सारी बात सुनकर चैंग भी काफी ज्यादा प्लस करती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर चैंग को अकेले नहीं लेकर आता बल्कि वो वाकई बेबीज को भी लेके आता है डेट पर। और ये सब देखकर चैंग भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि फू ने काफी चीजें पे की होती है ताकि वो खुश हो सके। दूसरे हम सभी देख पाते हैं कि बेबी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो सभी के सामने चैंग को प्रपोज करता है और कहता है या तुम शादी करना पसंद करोगी। चैंग बोलती है कि अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। दूसरे हम सभी देखते हैं कि ये सब कुछ सुबह अपने फोन में देख रही होती है। उससे पता लग चुका होता है कि सब कुछ रिवील हो चुका है। I mean, उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो चैंग को नहीं छोड़ेगी। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर बाकी बच्चे और ये सभी कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पर सु आती है भगते और कहती है कि चैंग तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। ये बात बोलकर वो अटैक करती है चैंग के ऊपर, लेकिन वो बीच में आकर चैंग को बचा लेता है। और फू को ऐसा देखकर सु काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम फिर से बच गई। ये बात बोलकर सु वहाँ से भाग जाती है। और दूसरे हम सभी देख पाते हैं कि फू चकमे में गिर जाता है और फू को ऐसा देखकर चैंग काफी ज्यादा रोनकती है और बेबीज भी रोते हैं। फू उनसे बोलता है कि तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात बोलते ही वो भी हो जाता है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर चैंग फू को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है और डर रही होती है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन बाकी बेबीज कहते हैं कि मॉम आप डरो मत, डैड को कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और बताती है कि फू काफी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है और अगर वो उसमें नहीं आया तो हो सकता है कि वो पैरालाइज भी हो जाए। ये बात सुनकर चैंग रोते हुए फू के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम अभी उठ जाते हो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तो शादी कर लूंगी, प्लीज उठ जाओ ना। ये सारी बातें बोलते समय चैंग बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन ग्रैंडमा वो समझाती है कि तुम डरो मत, मेरा पोता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी तुम्हें छोड़कर या बेबी को छोड़कर नहीं जाएगा। इसके हम सभी देखते हैं कि 2 महीने निकल चुके होते हैं और चैंग रोज आकर फू की देखभाल करती है और वो आज भी फू से बस मिलने आई होती है। और फू खास बड़क बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि सू को जेल हो चुकी है और मुझे लगता है कि शायद से अब मुझे अपने दोस्त के साथ वापस बेबीज को लेकर अब्रॉड जाना होगा। चैंग की ये बात सुनकर फू का हाथ मूवमेंट करता है और फू के हाथ को मूवमेंट करते हुए देखकर चैंग समझ जाती है कि फू जेलस हो रहा है, इसलिए वो जानबूझकर फू को ऐसी बातें बोलती है ताकि वो जेलस फील हो। और वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरा दोस्त मुझे बहुत सालों से लाइक करता आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि मैं उसी से शादी कर लूं और शादी करने के बाद बेबीज को लेकर उसके साथ रहूं। ये बात सुनकर फू उठ जाता है और बोलता है कि मैं कभी तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा इन सब चीजों के लिए। फू को उसमें देखकर चैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद फिर से फू चैंग को प्रपोज करता है, जिस पर चैंग हाँ करती है और कहती है कि हाँ मैं तो शादी करूंगी। दूसरे हम सभी देख पाते हैं कि ये सारी बातें बेबीज और ग्रैंडमा सुन रही होती है और आके बोलती है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और बेबीज कहते हैं कि चलो फाइनली हम सही बेबीज को मॉम और डैड का प्यार मिलने वाला है। इसके बाद ग्रैंडमा बोलती है कि देखो अब ज्यादा देर मत करो, ये रिंग लो और मेरी डॉटर इन लोगों को पहना दो। इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि फू चैंग को रिंग पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी के मारे चैंग खुद ही रिंग को पहन लेती है और इसके बाद यहीं पर स्टोरी
स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, स्टोरी काफी यूनिक थी एंड काफी ज्यादा क्यूट भी थी, लेकिन एक डाउट है। मानता हूँ कि 5 साल पहले इन दोनों ने वन नाइट स्टैंड किया होगा, लेकिन एक बार ये सब करने से क्या 5 बेबी हो सकते हैं क्या? इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि आप सभी क्या राय है। और बाकी जो भी हो, फीमेल लीड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी यार, मेरा दिल ही आ गया। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट कर देना। एंड मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट एपिसोड्स और ऐसे नए ड्रामास के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।